एक्ट 63 हिंदी अध्याय 326 अध्याय 202 मोड़ बदलते हुए फाइनल की ओर बढ़ना _2। जहां तक स्वर्ण पंख वाले जानवर का प्रश्न है तो ये कहा जा सकता है कि पवित्र चमक वाले जानवर द्वारा इसका पूर्णतः प्रतिकार किया जा सकता है। गोल्डन फेदर बीस्ट का कौशल लंबी दूरी का हमला है, लेकिन इसका हमला पवित्र रेडियंस बीस्ट द्वारा मजबूत की गई ढाल को भेद नहीं सकता है। यदि रिहाई का समय खराब है तो यह 9 क्लेश जानवरों में नकारात्मक हस्तक्षेप का कारण भी बन सकता है। ये देखकर फैंग यू ने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। वह जानता था कि लालज्वाला बाघ के इतनी लापरवाही से काम करने का मुख्य कारण अभी भी पवित्र चमक जानवर ही था। इसलिए यदि वह पहले पवित्र दीप्तिमान जानवर से निपट सके तो युद्ध की स्थिति आसानी से पलट सकती है। फैंग यू ने गोल्डन फिश बीस्ट को निर्देश दिए, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना अंतिम कदम उठाया। उल्का पंख विस्फोट। ये घातक चाल पवित्र दीप्तिमान जानवर की ओर बहुत स्पष्ट लक्ष्य के साथ बढ़ी। इस अवसर का लाभ उठाते हुए 9 क्लेश जंतुओं ने अपनी चाल चली और चौथे स्तर के विस्फोट ज्वाला शरीर को प्रक्षेपित किया, जिसका उद्देश्य लालज्वाला बाघ को पार करना तथा पवित्र दीप्तिमान जंतुओं पर भी आक्रमण करना था। लेकिन लालज्वाला बाघ केवल पवित्र चमक जानवर पर भरोसा करके इस बिंदु तक नहीं पहुंचा। अबालोन जोर से चिल्लाया, लालज्वाला टाइगर, 5वां कौशल सक्रिय करें। बाघ की दहाड़ के साथ लालज्वाला बाघ दहाड़ा, उसकी पीठ से ज्वलंत पंख निकले। पंखों की हड्डियां लावा की तरह बनावट वाली थीं, चारों ओर लाल लपटें थीं, उसका फर पिघले हुए लावा की तरह बह रहा था और उसकी पूंछ पर लपटें ढाल की तरह जल रही थीं। यह इसका 5वां कौशल है, जानवर राजा अग्निपंख। इस समय इसकी क्षमता बहुत बढ़ गई थी और इसने अपनी पीठ पर ज्वलंत पंख फड़फड़ाए और बिजली की गति से 9 क्लेश जानवरों की ओर हमला किया। इसी समय पवित्र रेडियंस बीस्ट का तीसरा कौशल भी आ गया, जो कि लालज्वाला टाइगर को सीधे दिया गया एक लड़ाकू बफ कौशल था। एक क्षण में चौथे स्तर के विस्फोट ज्वाला शरीर में स्थित 9 क्लेश जंतु लालज्वाला बाघ द्वारा पूरी तरह दबा दिए गए तथा बिल्कुल भी हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। जहां तक स्वर्ण पंख वाले जानवर के उल्का पंख विस्फोट का प्रश्न है तो इसका वास्तव में प्रभाव पड़ा, क्योंकि विशाल विस्फोट ने पवित्र दीप्तिमान जानवर को उड़ा दिया, जिससे वह स्पष्ट रूप से लड़ाई जारी रखने में असमर्थ हो गया। लेकिन जब गोल्डन फेदर बीस्ट ने अपनी अंतिम चाल चली तो वह भी पशु शक्ति से बाहर हो गया। अब तो बस 2 प्रथम आत्मिक प्राणियों के बीच जीवन मरण का द्वंद्व देखना बाकी था। विजयी स्पिरिट बीस्ट अपनी पूरी राष्ट्रीय टीम को अंतिम मुकाबले में ले जाएगा। माहौल इतना उग्र और उग्र हो गया कि दर्शकों में से कई लोग अपनी लार निगलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वर्तमान स्थिति कैंगलिंग प्राचीन देश के लिए नुकसानदेह थी। हर कोई जानता था कि अब 9 क्लेश जानवरों को गंभीर रूप से दबाया जा रहा था। अबालोन को भी समझ आ गया कि वह 9 क्लेश जंतुओं को सांस लेने का मौका नहीं दे सकता। वह जोर से चिल्लाया, लालज्वाला बाघ, जल्दी से मैच समाप्त करो। ... ये सुनकर लालज्वाला बाघ पीछे हट गया और फिर अपना विशाल रक्त लाल मुंह खोलकर झपटने के लिए तैयार हो गया। यह इस रूप में इसका चरम था, ज्वाला रौंदना। अपने 4 खुरों से आग की लपटें फूटती हुई लालज्वाला बाघ हवा में उछल पड़ा। इस समय जानवर राजा की शक्ति निर्विवाद थी। यह देखकर कैंगलिंग प्राचीन देश के दर्शकों की रूह कांप उठी। लगता है हम हार जाएंगे। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। पवित्र दीप्तिमान जानवर के बिना 9 क्लेश जानवर जीत सकते थे। अगर यह जानवरों की लड़ाई होती तो बात अलग होती। मुझे लगता है कि यह बस बदकिस्मती है। इस समय फैंग यू ने अचानक अपनी मुट्ठी भींच ली। लिन चेन को देखते हुए कहा, मैं जहां तक आ सकता था आ चुका हूं, बाकी आप पर निर्भर है। लिन चेन दंग रह गया। फैंग यू को आगे बढ़ते देख उसने कहा, 9 क्लेश जानवर, इसे नीचे ले जाओ। ... फैंग यू का आदेश सुनते ही 9 क्लेश जंतुओं के चारों ओर लाल लपटें लहरों की तरह उठ खड़ी हुईं और रहस्यमयी रून आग के भीतर मंद मंद टिमटिमा रहे थे, जो किसी प्राचीन शक्ति का प्रतीक प्रतीत हो रहे थे। उसका शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा, हर मांसपेशी सूज गई, हड्डियों से चटकने जैसी आवाज आने लगी, मानो उस पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा हो। एक समय का ठोस फर धीरे धीरे पारदर्शी हो गया, जिससे उसके अंदर प्रवाहित ऊर्जा का हल्का सा आभास होने लगा, जो शिराओं में प्रवाहित मैग्मा जैसा प्रतीत होता था। उसकी आंखें लाल माणिक जैसी हो गईं, जिनसे एक झुलसाने वाली रोशनी निकल रही थी। उसके शरीर की रूपरेखा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही थी, ऊर्जा रूपांतरण की प्रस्तावना अधिक स्पष्ट होती जा रही थी। इसका मूल भौतिक स्वरूप लुप्त होने लगा तथा उसकी जगह ज्वाला और ऊर्जा से बनी एक अस्पष्ट छाया ने ले ली।
उच्च तापमान के कारण आसपास की हवा विकृत हो गई थी, जिससे सिजक जैसी आवाज हो रही थी तथा जमीन गर्म हो गई थी तथा कई स्थानों पर दरारें पड़ गई थी। यह क्या है? यह दृश्य देखकर ताओवादी झांग की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और वह बोल पड़ा, अतिभारित ऊर्जा। ये सुनकर श्रोतागण उत्साहित हो गए। कुछ को यह नहीं पता था कि अतिभारित ऊर्जा क्या होती है, लेकिन अन्य लोगों को ये बात समझ नहीं आई और वे समझाने लगे। अतिभारित ऊर्जा समय से पहले ही भीतर छिपी हुई शक्ति को सक्रिय करने के बराबर है, लेकिन ऐसी शक्ति को उन्मुक्त करने से गंभीर परिणाम भी होते हैं। ऐसा लगता है कि फैंग यू पूरी ताकत से लड़ रहा है और किसी और लड़ाई की योजना नहीं बना रहा है। सभी लोग आंखें फाड़कर देखने लगे। हालांकि नौक्लेश जंतुओं ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की थी, फिर भी वे पहले से ही ऊर्जा में परिवर्तन को महसूस कर सकते थे। ये कल्पना करना कठिन है कि आज वे 2 स्तर 32 के आत्मिक जानवरों को इतनी शक्ति का प्रयोग करते हुए देख रहे थे। ये पहले ही इस स्तर की सामान्य शक्ति को पार कर चुका है। वीआईपी सीटों पर बैठे झूटोंग ने भी सिर हिलाया। चाहे लिन चेन हो या फोंग यू, वे दोनों स्पिरिट अकादमी के स्तंभ थे जिन्हें भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करने की उम्मीद थी। लाल ज्वाला बाघ पहाड़ को कुचलने वाली गति के साथ एक लाल बिजली के बोल्ट की तरह आगे की ओर छलांग लगाता है। इसका शरीर एक सुरक्षात्मक प्रकाश कवच के साथ चमकता है। प्रत्येक फर सीधा खड़ा होता है। इसका रक्त लाल मुंह एक बहरा कर देने वाली दहाड़ निकालता है जैसे ही यह निकट आता है। और नौक्लेश जंतु एक धधकते लाल ऊर्जा शरीर की तरह चिलचिलाती गर्मी बिखेरते हुए अपनी अविचल दृष्टि से बिना किसी हिचकिचाहट के आगे की ओर मुक्का मारा। इस मुक्के में असीम शक्ति थी जो भीषण मुट्ठियों के साथ हवा को चीरता था। जब उसकी मुट्ठी और बाघ के तीखे पंजे एक दूसरे से टकराए तो तुरंत विस्फोट हुआ, मानो 2 उल्काएं आपस में टकरा गई हों। ज्वार को मोड़ना, फाइनल की ओर बढ़ना _3 कौशल आपस में टकराए और दोनों पक्ष एक क्षण के लिए ठहर से गए। दर्शकों का दिल धड़क रहा था। कुछ ने अपनी मुट्ठियां भींच ली थीं। वे उत्साह बढ़ाना चाहते थे, लेकिन नौक्लेश जंतुओं को परेशान करने से डर रहे थे। जब ऐसा लग रहा था कि दोनों बराबरी पर रहेंगे, तभी एक आश्चर्यजनक दृश्य सामने आया। लाल ज्वाला बाघ की ढाल अचानक टूट गई, नाजुक कांच की तरह, जिसके टुकड़े हर जगह बिखर गए। इसके तुरंत बाद इसका विशाल शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर उड़ गया, हवा में एक लंबा चाप बनाता हुआ और दूर जमीन पर जोर से गिरा, जिससे धूल का एक बादल उठा। इस समय परिणाम के बारे में अधिक कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नौक्लेश जंतु गर्व से खड़े थे तथा विजेता की महिमा दर्शा रहे थे। दर्शक इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। सभी की आंखें बड़ी हो गईं, मुंह थोड़ा खुला हुआ था, मानो उस क्षण समय ठहर गया हो। उनके दिमाग खाली थे, वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वे सदमे और आश्चर्य से भरे हुए थे। हवा में सन्नाटा छा गया, मानो पूरी दुनिया ने काम करना बंद कर दिया हो। केवल तभी जब नौक्लेश जंतुओं की गहरी और गूंजती हुई आवाज गड़गड़ाहट की तरह सुनाई दी, तब जाकर वे स्वप्न जैसे सदमे से जागे। भीड़ में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा गया, फिर किसी ने एक वाक्य चिल्लाना शुरू किया। वह आवाज शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह थी, जिसने तुरंत लहरें उठा दी। एक क्षण में ही तालियां और जयकारे ज्वार की तरह उमड़ पड़े, पिछली लहर से एक लहर ऊंची। हर कोई अपने भीतर के उत्साह और रोमांच को उजागर कर रहा था, अपनी बाहें लहरा रहा था, चेहरे अवर्णनीय खुशी से चमक रहे थे। ये तालियां और जयकार आपस में मिलकर ध्वनि का एक विशाल तूफान बन गया, जो पूरे स्थल में गूंज उठा। जीत गए, हम जीत गए, हा हा हा, ये भी जीता जा सकता है। मध्यांतर में दर्शकों की जय जयकार शैंपेन के लिए नहीं थी, क्योंकि उस समय रेड फ्लेम टाइगर पूरी तरह से बेहोश होकर जमीन पर पड़ा था। जहां तक नौक्लेश जंतुओं का प्रश्न है, उन्होंने लगभग 30 सेकंड तक महाशक्ति अधिभार की स्थिति बनाए रखी। जब उन्होंने वह शक्ति खो दी, तो उनके पैर जवाब दे गए। उसी समय रेफरी भी प्रसन्न मन से जाग उठा और ऊंची आवाज में बोला, इस लड़ाई में फैंग यू जीतता है। कैंगलिंग प्राचीन देश सेमीफाइनल के लिए कुल स्कोर 10 अंक। यह मैच जीतने से वे 7 दिनों में फाइनल में पहुंच जाएंगे। आइए उन्हें बधाई दें। इस घोषणा के साथ पूरे स्थल पर एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और फैंग यू मंच पर कूद पड़ा, जबकि नौक्लेश दैत्य थकान के कारण अपनी आंखें बंद करके गिर पड़े। अधिक भार का प्रभाव इतना अधिक था कि अब खड़ा रहना भी बहुत कठिन हो गया था। फैंग यू भी मुस्कुराया और अंततः उसे जानवर वश में करने वाले स्थान में ले जाने से पहले उसे अंगूठा दिखाया। इस समय आयोजन स्थल अब माहौल को दबा नहीं सकता था। हर कोई चिल्ला रहा था कि कैंगलिंग प्राचीन देश को जीतना चाहिए।
आज के दर्शक भाग्यशाली थे क्योंकि उन्होंने बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में घटनाओं का एक अविश्वसनीय मोड़ देखा। तीनों नए खिलाड़ियों ने दबाव का सामना करते हुए 3 जीत और 0 हार हासिल की, जिससे राष्ट्रीय टीम फाइनल में पहुंच गई। यूलान एम्पायर इन टायलर डिक और अन्य लोगों के साथ एक बैठक में था। बेइमिंग कंट्री के छात्रों की जानकारी उनकी मेज पर फैली हुई थी। हालांकि वे पहले बेइमिंग देश के खिलाफ जीत चुके थे, लेकिन यूलान साम्राज्य की जीत आसान नहीं थी। उनका दोबारा सामना करते हुए टायलर को समझ आ गया कि प्रतिद्वंद्वी निस्संदेह उन्हें निशाना बनाएगा। इसलिए टायलर ने उनके लिए उनके स्पिरिट बीस्ट्स की ताकत और कमजोरियों का गंभीरता से विश्लेषण किया। लेकिन जैसे ही चर्चा गर्म हुई, यूलान साम्राज्य का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और हौंफते हुए टायलर से बोला, रुको, पहले रुको, क्या डिनर तैयार है? टायलर ठिठक गया, ये सोचकर कि अभी सही समय नहीं आया है। नहीं, ऐसा नहीं है, उस व्यक्ति ने हौंफते हुए कहा, मैच के नतीजे आ गए हैं। समूह ने उसकी उपेक्षा की क्योंकि उनका मानना था कि कैंगलिंग प्राचीन देश में एक व्यक्ति की कमी थी और बेइमिंग देश बहुत मजबूत था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टायलर ने पहले भी जूनियर और सोफोमोर के मैच देखे थे। कैंगलिंग प्राचीन देश को इतना पीछे छूटता देख टायलर होटल लौट आया। जैसे ही टायलर अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए बेपरवाही से तैयारी कर रहा था, उसे अचानक कुछ याद आया और फिर अचानक उसने पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कैंगलिंग प्राचीन देश जीत गया? समूह ये सोचकर स्तब्ध रह गया कि उन्होंने गलत सुना है। कैंगलिंग प्राचीन देश जीता? क्या यह मजाक है? लेकिन जैसे ही टायलर की आवाज धीमी हुई, उसके बगल में बैठे संदेशवाहक ने भारी स्वर में सिर हिलाया। इस समय सभी की पुतलियां फैल गईं, सभी की आंखें अविश्वास से भर गईं। राष्ट्रीय गुरु एक शिष्य को स्वीकार करते हैं। टायलर ने अंततः इस तथ्य पर विश्वास करने से पहले कई बार इसकी पुष्टि की। पिछले परिणामों के आधार पर कैंगलिंग प्राचीन देश की फ्रेशमैन टीम को 3 जीत और 0 हार मिलनी चाहिए थी, अन्यथा बेइमिंग देश हार नहीं सकता था। क्या स्थिति है? टायलर ने बहुत गंभीरता से पूछा। पिछले विश्लेषणों से पता चला है कि बेइमिंग कंट्री की फ्रेशमैन टीम तीनों टीमों में सबसे मजबूत थी। टायलर के हालिया विश्लेषण में बेइमिंग की फ्रेशमैन टीम अध्ययन किए गए प्रमुख विषयों में से एक थी। लेकिन अब ये लगभग हास्यास्पद लगता है कि इतनी सारी युद्ध रणनीतियों पर शोध करने के बाद उन्हें बताया गया कि अंतिम मुकाबला बेइमिंग देश के खिलाफ था ही नहीं। ये हमारे लिए भी अच्छी खबर है, व्यक्ति ने जल्दी से कहा। कैंगलिंग प्राचीन देश पहले ही एक सदस्य खो चुका है और इस बार वे एक और खो सकते हैं। ये सुनकर टायलर की आंखें चमक उठीं और फिर उस व्यक्ति ने 9 क्लेश जंतुओं की स्थिति समझाई। ओवरलोड। ये सुनकर टायलर घबरा गया। ओवरलोड के साथ मिलकर 9 क्लेश जंतुओं में इतनी परिवर्तनकारी विस्फोटक शक्ति होती है कि डिक के लिए भी उसका सामना करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि बेइमिंग कंट्री ने उनके लिए ये झटका झेला। अतिभार के दुष्प्रभाव बहुत गंभीर हैं, जिसके कारण 1 महीने से अधिक समय तक भागीदारी करना असंभव हो जाता है। तो ये 2 लोगों को खोने के बराबर है। टायलर को राहत मिली, इससे उनकी चैंपियनशिप जीत की लगभग घोषणा हो गई। अब उनके पास 2 राउंड के बराबर अंक हैं और यदि वे अभी भी कैंगलिंग प्राचीन देश को नहीं हरा पाते हैं, तो इसके लिए वे स्वयं ही दोषी हैं। हालांकि व्यक्ति का स्वर बदल गया और उनके चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। क्या हुआ? आज लिन चेन के दोनों स्पिरिट बीस्ट्स ने असाधारण परिणाम दिखाए। ये सुनकर टायलर और अन्य लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, विशेषकर डिक ने। उन्होंने नहीं सोचा था कि लिन चेन के 2 आत्मिक जानवर, जो पवित्र जानवर भी नहीं थे, असाधारण परिणाम दे सकते थे। जब तक उस व्यक्ति ने दानव बैल के स्वरूप और हृदय को जलाने वाले अग्नि नियंत्रण के बारे में नहीं बताया, टायलर की पुतलियां फैलती रहीं और उसने अविश्वासपूर्व प्रश्न किया। आप कह रहे हैं कि एक ने दैवीय और आसुरी शक्ति पर महारत हासिल कर ली होगी और दूसरे ने हृदय दहन अग्नि नियंत्रण जागृत कर लिया होगा? हाँ, उस व्यक्ति ने कहा, दिव्य और आसुरी शक्ति की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हृदय दहन अग्नि नियंत्रण की पुष्टि हो गई है। सौभाग्य से इस ज्वाला लोमड़ी के शरीर में केवल एक प्रकार की ज्वाला है, लेकिन इसके 2 समलन कौशल अत्यंत शक्तिशाली हैं। दिन का मैच समाप्त होने के बाद टी हाउस दिन की प्रतियोगिता पर चर्चा करने वाले लोगों से भरा हुआ था, चाहे वे अपने देश के हों या विदेशी। यहां तक कि कुछ रेस्तरां में कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने घोषणा की कि वे सभी का खर्च वहन करेंगे। कैंगलिंग प्राचीन देश के दर्शक उत्साहित थे। उनका प्रारंभिक लक्ष्य केवल दूसरा स्थान प्राप्त करना था। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले उन्होंने स्पिरिट अकादमी द्वारा भेजी गई लाइनअप को पसंद नहीं किया।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस बार स्पिरिट अकादमी की टीम उनकी कल्पना से भी अधिक मजबूत थी। ये कितनी दुख की बात है, अब 2 लोग घायल हो गए हैं, अन्यथा वे यूनान साम्राज्य के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे। हाँ, यह अफसोस की बात है कि नए खिलाड़ियों में इतनी जबरदस्त ताकत है। लिन चेन और फैंग यू के कौशल के साथ वे निश्चित रूप से 2 अंक हासिल कर लेते। लेकिन अब कुछ भी कहने के लिए बहुत देर हो चुकी है। इस पर कुछ लोगों ने आह भरी। मूलतः फाइनल में पहुंचना जश्न का कारण होना चाहिए था, लेकिन सभी जानते थे कि यह एकतरफा मुकाबला होगा। यूनान साम्राज्य अपने आप में बहुत मजबूत था और एकमात्र बिंदु जिसे वे निश्चितता के साथ सुरक्षित कर सकते थे वह था लिन चेन का स्थान। ये ठीक है, हम तब भी उनका उत्साहवर्धन करेंगे। ठीक है, मैं भी लिन चेन के 2 आत्मिक जानवरों को फिर से देखने के लिए उत्सुक हूं। वे बहुत भयंकर हैं। वे आत्मिक परिवर्तन के चरण में इतने भयंकर कैसे हो सकते हैं? क्या होगा अगर वे पवित्र जानवर के चरण तक पहुंच जाएं? कई लोगों ने यह भी तय कर लिया कि अब मामला सुलझ गया है। जब फाइनल की बात आएगी तो वे बस जयकार करेंगे, अब उन्हें फाइनल चैंपियनशिप की कोई उम्मीद नहीं रही। इस बीच व्हाइट एम्परर सिटी के सबसे आलीशान होटल में झू टोंग ने लिन चेन और दोस्तों के लिए आफ्टर पार्टी के लिए पूरा स्थान बुक कर लिया। उन्हें बहुत सुखद आश्चर्य हुआ। शुरू में तो उन्होंने सोचा कि आज सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, लेकिन अंत में वे जीतने में कामयाब रहे। आप जो भी खाना चाहें ऑर्डर करें और यह भी सुनिश्चित करें कि आपके स्पिरिट बीस्ट्स भी भरे हुए हों, झू टोंग ने खुशी से कहा। स्पिरिट अकादमी, जिसे राष्ट्रीय अकादमी माना जाता है, ने हमेशा राष्ट्र के संसाधनों का उपयोग किया है। यदि बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में उनका प्रदर्शन खराब रहा तो इसका भी उन पर असर पड़ेगा। लिन चेन और अन्य लोग भी शर्मीले नहीं थे। वे एक लंबे दिन के बाद भूखे थे और जब वे खाना खत्म कर रहे थे, वरिष्ठ भाई वू चेन ने अचानक एक गिलास उठाया और खड़े होकर कहा, हम इस भोजन के लिए अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों के ऋणी हैं, आइए हम उनके लिए टोस्ट करें। लिन चेन और अन्य लोग अचंभित हो गए लेकिन तुरंत खड़े हो गए। इस यात्रा में बड़े भाइयों ने उनकी बहुत अच्छी देखभाल की थी और वे इसका श्रेय लेने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। लिन चेन ने कहा, हर कोई जीतना चाहता है और हम भी न केवल अपने गौरव के लिए बल्कि स्पिरिट अकादमी और कैंगलिंग प्राचीन देश की प्रतिष्ठा के लिए भी जीतना चाहते हैं। झू टोंग और लियू गू ने सिर हिलाया और ताओवादी झांग ने यहां तक कहा, लियू गू, मुझे उस समय लिन चेन के लिए आपके साथ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए थी। लियू गू ने आंखें सिकोड़ी और मुस्कुराया। उस समय उन्होंने बायलिंग के कारण लिन चेन को चुना, अप्रत्याशित रूप से सही विकल्प चुनते हुए एक महान प्रतिभा को सामने लाया। तभी लिन चेन ने विषय बदलते हुए कहा, और इनाम के लिए उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। झू टोंग और अन्य लोगों ने घूर कर देखा, लेकिन अन्य छात्र जोर से हंस पड़े। लिन चेन के ऐसा कहने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। महिमा महत्वपूर्ण है, लेकिन पुरस्कार भी महत्वपूर्ण है। दुबे पवेलियन द्वारा प्रदान किए गए पुरस्कार सर्वोच्च स्तर के थे। 1000 वर्ष की दानव गोली एक चलती आत्मा झरना के रूप में प्रसिद्ध है। दिव्य पशु द्वीप से प्राप्त आत्मा अंडा ये सुनिश्चित कर सकता है कि यह कम से कम दिव्य पशु के स्तर तक पहुंच जाए। ये दोनों पुरस्कार उनके जैसे युवाओं के लिए अत्यधिक आकर्षक थे। दुर्भाग्यवश चैंपियन बनने के साथ मिलने वाला अतिरिक्त पुरस्कार जीतना अब असंभव प्रतीत होता है। जब वे भोजन समाप्त करने वाले थे, झू टोंग ने उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है। लिन चेन और अन्य लोग झू टोंग की बात सुनने के लिए पीछे मुड़े। अभी अभी पुष्टि हुई है, राष्ट्रीय उपदेशक झोंग नान ने आज आपके प्रदर्शन के बारे में सुना और बहुत खुश हैं। उन्होंने कल आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय गुरु। ये सुनकर लिन चेन को छोड़कर सभी छात्र उत्साहित हो गए। उनके दिलों में कैंगलिंग प्राचीन देश के राष्ट्रीय उपदेशक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे मिलने का उन्होंने अपने जीवनकाल में कभी सपना भी नहीं देखा था। अब राष्ट्रीय उपदेशक वास्तव में उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने जा रहे थे। प्रधानाचार्य, क्या ये सच है? एक छात्र ने अविश्वास से पूछा। जरूर, झू टोंग ने मुस्कुराते हुए कहा, तो वापस जाओ और आराम करो। ये कहकर झू टोंग चला गया और लिन चेन ने वू चेन और अन्य लोगों को अलविदा कहा और अपने विश्राम स्थल पर लौट आया। आज के मैचों ने जियाओबाई और जियाओहोंग को काफी थका दिया था। जैसे ही वे आंगन में वापस आए, वे सो गए। केवल बड़ा सफेद भालू ही लिन चेन के साथ रह गया। लिन चेन आज के सॉलिन जानवर पर विचार कर रहा था जब उसने बाहर से एक कॉल सुनी। लिन चेन ने सीधे दरवाजा खोल दिया क्योंकि उसने आवाज को बाय लिंग की आवाज के रूप में पहचान लिया। तुम इतनी देर से यहाँ क्यों आए हो? लिन चेन ने उत्सुकता से पूछा।
बायलिंग ने क्षमाप्रार्थी भाव से कहा, मुझे आशा है कि मैंने आपके आराम में खलल नहीं डाला। अंदर आओ और बात करो, लिन चेन ने उसे अंदर बुलाया। बायलिंग ने अंदर देखा। जियाओबाई और जियाओहोंग को सोते हुए देखकर वह बहुत चुपचाप चली गई और लिन चेन ने उसे आश्वस्त किया, ये ठीक है। जियाओबाई की नाक तेज है और जब तक वह कोई असामान्य गंध नहीं सूंघ लेती तब तक उसकी नींद नहीं टूटेगी। छोटी लोमड़ी के बारे में क्या? जियाओहोंग, तुम्हारा मतलब है? लिन चेन ने हंसते हुए कहा, ये छोटा लड़का बिजली गिरने पर भी नहीं जागेगा। बायलिंग ने सहजता दिखाए लेकिन फिर भी मुस्कुराते हुए फुसफुसाया, मेरा जियाओ जियाओ भी ऐसा ही है, लकड़ी की तरह सोता है। उसने आह भरते हुए कहा, मैं यहाँ इतनी देर से इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपकी सलाह की जरूरत है। अपने शिक्षक के अलावा आप ही हैं जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा है। क्या बात है? अच्छा, बायलिंग ने जल्दी से समझाया, जब हम पहले सराय में रुके थे तो क्या आपके ऊपर एक बुजुर्ग सज्जन नहीं रहते थे? आज उन्होंने मुझसे कहा कि अब उनका जीवन अधिक दिनों का नहीं है और वे मुझसे जुड़ाव महसूस करते हैं तथा मुझे अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। राष्ट्रीय उपदेशक की हत्या। ये समाचार सुनकर लिन चेन की पुतलियां चौड़ी हो गईं। जो आना था वह अंततः आ ही गया। कहने की जरूरत नहीं कि वह बूढ़ा सज्जन स्वाभाविक रूप से झोंग नान था जिससे लिन चेन कुछ दिन पहले मिला था। यदि यह कोई और होता तो लिन चेन की भावनात्मक प्रतिक्रिया इतनी तीव्र नहीं होती। लेकिन अब ये राष्ट्रीय उपदेशक की स्थिति कैंगलिंग प्राचीन देश के भविष्य से संबंधित था। क्या गुरु को पता है? लिन चेन ने पूछा। मैंने उसे अभी तक नहीं बताया है। बायलिंग ने कमजोरी से जवाब दिया, मुझे उसे बताने में डर लग रहा है। क्यों? गुरु मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, मुझे डर है कि अगर मैं प्रशिक्षु बन गया तो इससे उनका दिल दुखेगा। क्या आप करना ये चाहते हैं? बूढ़े सज्जन के पास ज्यादा समय नहीं बचा है, मुझे उनका दिल दुखाने का भी डर है। तो तुम्हारा असली विचार क्या है? लिन चेन बायलिंग के चरित्र को समझ गया। अक्सर जब वह किसी चीज के बारे में सोचती है तो वह उसे दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखती है, शायद ही कभी अपनी भावनाओं पर ध्यान देती है। ये चरित्रगत विशेषता उसकी बीमारी के वर्षों के दौरान विकसित हुई थी। इस दयालु स्वभाव के फायदे और नुकसान दोनों हैं। लिन चेन के शब्दों को सुनकर बायलिंग ने एक पल के लिए गंभीरता से विचार किया और अंत में कहा, मैं यह नहीं कह सकता। जब मैं पहली बार बूढ़े सज्जन से मिला था तो मुझे लगा कि वह बहुत परिचित थे, जिससे मुझे निकटता का एहसास हुआ। लिन चेन चौंक गया। उसने पहले बायलिंग को ये कहते सुना था कि उसने बचपन से कभी साउथ सिटी नहीं छोड़ा था, तो वह झोंग नान से कैसे मिल सकती थी? क्या यह संभव है कि भाग्य से धन्य हुए लोगों के बीच वास्तव में कोई धुंधला सा संबंध हो? जैसे ही उसने सोचा, बायलिंग ने फिर कहा, उन्होंने कहा कि वह मेरे समय में देरी नहीं करेंगे, बस मुझे 1 साल तक पढ़ाएंगे। तो दूसरे शब्दों में आप जाना चाहते हैं? हाँ, बायलिंग ने सिर हिलाया। बूढ़े आदमी ने जियू जियू को बढ़ने में मदद करने का भी वादा किया। आपदा भक्षक जानवर। लिन चेन चौंक गया। उसने पहले लियू गू के साथ आपदा भक्षक जानवर की स्थिति पर चर्चा की थी। उस समय उन दोनों को लगा कि जानवर के लिए युद्ध क्षमता हासिल करना बेहद मुश्किल था। अब ऐसा लगता है कि झोंग नान इसे हासिल करने में सक्षम हो सकता है। लिन चेन ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। आपदा भक्षी जानवर का एक कदम आगे बढ़ना बायलिंग के लिए अच्छा था। लेकिन अगर बायलिंग सहमत हो जाती तो वह अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय मास्टर संस्थान के साथ उलझ जाती। लिन चेन भी दुविधा में था क्योंकि उसे यकीन नहीं था कि उसकी सलाह बायलिंग को अग्निकुंड में धकेल रही है या उसे बचा रही है। तुम जाना चाहते हो, है ना? लिन चेन ने पूछा। बायलिंग ने सिर हिलाया। इस दौरान उसकी मानसिकता बहुत बदल गई थी। वह अपने लिए नहीं बल्कि विपत्ति भक्षी जानवर के लिए और भी मजबूत बनने की उम्मीद करती थी। उसके 3 आत्मिक जानवरों में से अंतिम 2 पर आगे कोई चर्चा की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन आपदा भक्षण करने वाले जानवर की क्षमताओं में वास्तव में कमी थी। बायलिंग नहीं चाहता था कि विपत्ति भक्षक जानवर भविष्य में आत्म जागरूक हो जाए। अगर तुम जाना चाहते हो तो निडर होकर जाओ, लिन चेन ने कहा। गुरु की चिंता मत करो, वो तुम्हारा साथ देंगे। लिन चेन का मानना था कि लियू गू निस्संदेह इस मामले के बारे में उससे अधिक जानता था। यद्यपि न तो लियू गू और न ही लिन चेन चाहते थे कि बायलिंग राष्ट्रीय मास्टर संस्थान से जुड़े, लेकिन कई चीजों में रहस्यमय तत्व छिपा था। झोंग नान उससे मिलने आया था और उसे ड्रैगन परिवर्तन कौशल सौंपा था। इससे संकेत मिलता है झोंग नान ने अस्पष्ट क्षेत्र से भविष्य का अनुमान लगाया होगा। हालांकि उन्होंने कितना अनुमान लगाया था यह अज्ञात था। ठीक है, लिन चेन के समर्थन से बायलिंग के विचार दृढ़ हो गए।
जैसे ही वह जाने वाली थी, लिन चेन रुका और उसे वापस बुलाया। बाय लिंग ने पलटकर लिन चेन को हैरानी भरे भाव से देखा। क्या हुआ? यदि कभी भी तुम ये निर्णय लो कि तुम वहां नहीं रहना चाहते तो हमें बता देना, और फिर मैं और मेरे गुरु आकर तुम्हें ले जाएंगे, लिन चेन ने कहा। बाय लिंग आश्चर्यचकित हुई, फिर वह मुस्कुराए और दृढ़ता से सिर हिलाया। गुरु। सराय में झोंग नान और झांग जिन अभी तक रात के लिए नहीं सोए थे। झांग जिन आज बाय लिंग के मामले के बारे में पूछताछ कर रहे थे। बाय लिंग हमेशा की तरह दवा देने आई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि झोंग नान कहेगा कि वह उसे तुरंत अपना शिष्य बनाना चाहता है। झांग जिन समझ गया कि झोंग नान का इरादा बाय लिंग को सतह पर लाने का था। क्या आपको लगता है कि मैं उसकी रक्षा नहीं कर सकता? झोंग नान ने कहा। छात्र की हिम्मत नहीं है, झांग जिन ने तुरंत कहा। छात्र को यह समझ में नहीं आ रहा है कि बाय लिंग का खुलासा इतनी जल्दी क्यों हो गया। क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, झोंग नान ने कहा। झांग जिन चुप हो गया। इसके अलावा बाय लिंग को राष्ट्रीय गुरु बनने के लिए उसे दिव्य राजधानी में प्रवेश करना होगा, झोंग नान ने कहा। झांग जिन ने सिर हिलाया। हालांकि उन्हें अनुमान था कि बाय लिंग सेलेस्टियल कैपिटल के उलझे हुए मामलों को नहीं संभाल पाएगी, लेकिन चूंकि झोंग नान ने बाय लिंग को चुना था, इसलिए उसे यह कदम उठाना ही होगा। क्या होगा अगर बाय लिंग सहमत नहीं है? वह मान जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने उससे कहा था कि मैं उसके विपत्ति भक्षी जानवर को बड़ा होने में मदद कर सकता हूं। ये सुनकर झांग जिन ने तुरंत कहा, गुरुजी, आप आपदा भक्षण करने वाले जानवर को शुद्ध करने के लिए ड्रैगन ऊर्जा का उपयोग करने का इरादा नहीं रखेंगे। बाय लिंग के पास कोई आत्मिक ड्रैगन नहीं है, उसका विपत्ति भक्षी जानवर आत्मिक ड्रैगन है, झोंग नान ने सरलता और स्पष्टता से कहा। यह सुनकर झांग जिन ने गहरी सांस ली। ड्रैगन ऊर्जा से शुद्धिकरण करना एक विशेषाधिकार था जिसका आनंद केवल राष्ट्रीय उपदेशक ही उठा सकते थे। यह दर्शाता है कि झोंग नान ने अपना अंतिम दांव पूरी तरह से बाय लिंग पर लगाया था। उन्होंने एक क्षण सोचा और अंततः पूछा, यदि वह सहमत हो तो क्या हमें सेलेस्टियल कैपिटल को इसकी घोषणा करनी चाहिए? स्वाभाविक है, झोंग नान ने अधिकारपूर्वक कहा, मेरे शिष्य की घोषणा राष्ट्र के सामने की जानी चाहिए। ये शब्द सुनकर झांग जिन चुप रहे, क्योंकि वह जानता था कि एक बार बाय लिंग की पहचान उजागर हो जाने पर सेलेस्टियल कैपिटल अवश्य ही कार्रवाई करेगा। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, केवल इतना कहा, छात्र पहले छुट्टी लेगा और कल आपको लेने आएगा। झोंग नान ने सिर हिलाया और झांग जिन कमरे से बाहर निकल गया। बाय लिंग सराय में लौटा तो उसने देखा कि लियू गू अभी भी जाग रहा था और मेज पर कुछ लिख रहा था। बाय लिंग को लिन चेन के शब्द याद आ गए। उसने बोलना शुरू किया लेकिन हिचकिचाहट हुई। वह दूसरों की भावनाओं का बहुत ख्याल रखती थी। उसे सचमुच डर था कि अपना मुंह खोलने से लियूगू को बहुत ठेस पहुंचेगी। उपदेशक की हत्या भाग 2। लियूगू ने चुपचाप दृश्य देखा और पूछा, लिन चेन को देखने गए थे? आपको कैसे पता चला, गुरुजी? यहाँ तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, केवल लिन चेन है। गुरुजी कितने समझदार हैं। बाय लिंग लियूगू के पीछे दौड़ा और उसके कंधे सहलाने लगा। उसने अपनी कलम नीचे रख दी और बोला, बताओ, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? बाय लिंग हिचकिचाए। क्या ऐसी कोई बात है जो तुम अभी टीचर के साथ साझा नहीं कर सकती? लियूगू ने आंखें चौड़ी करके पूछा, क्या तुम प्यार में हो? नहीं, नहीं। बाय लिंग ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। लियूगू की आंखों में देखते हुए उसने आखिरकार कहा, गुरुजी, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ? लियूगू ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने पहले ही कुछ अनुमान लगा लिया था। आज दोपहर बाय लिंग दवा देने के लिए झोंग नान के सराय में गई थी और इस तरह लौटी। बाय लिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के सब कुछ विस्तार से समझाया। बोलने के बाद बाय लिंग ने अपना हाथ उठाया और कहा, गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी सराहना नहीं करती। मुझे पता है कि आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन बड़े साहब, आप मुझे निराश नहीं करना चाहते, न ही आप उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना चाहते हैं, है ना? लियूगू ने पूछा। हाँ, बाय लिंग ने सिर हिलाया। लियूगू ये सुनकर हंसे और बोले, 3 लोगों के बीच हमेशा कोई न कोई ऐसा होता है जो हमें कुछ न कुछ सिखा सकता है। जीवन में कई शिक्षकों का होना सामान्य बात है। मेरी तरह मेरे भी बाहर 10 शिक्षक हैं। डीन झूटोंग भी मेरे शिक्षकों में से एक हैं। क्या इसका मतलब यह है कि आप सहमत हैं? बाय लिंग ने उत्साह से पूछा। लियूगू ने उसके सिर पर थपथपाते हुए कहा, मूर्ख लड़की, ये बात नहीं है कि शिक्षक क्या सोचते हैं, बल्कि यह है कि तुम क्या चाहती हो।
मैं इसे आजमाना चाहता हूँ, न केवल बड़े साहब के लिए बल्कि जियू जियू के लिए भी। चूंकि आपने अपना निर्णय ले लिया है तो आगे बढ़ें और प्रयास करें। लियू गू ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब अत्यधिक शब्दों की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि झूटोंग ने कहा, नेशनल मास्टर्स इंस्टीट्यूट में सब कुछ भाग्य पर निर्भर करता है। हर कोई जानता है कि बाइलिंग राष्ट्रीय उपदेशक बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। झोंगनान भी निश्चित रूप से यह जानता है। फिर भी झोंगनान ने बाइलिंग को चुना, उसके पास इसके अपने कारण होंगे। इसके अलावा, अगर आपदा भक्षण करने वाला जानवर वास्तव में झोंगनान की देखभाल में बदल जाता है तो यह एक अच्छी बात होगी। अंत में लियू गू ने कहा, यदि आप वहां नाखुश हैं तो मुझे बताएं और मैं आपको वापस ले आऊंगा। ये सुनकर बाइलिंग की आंखें लाल हो गईं। क्या हुआ? लियू गू चौंक गया। कुछ नहीं, सच में, बाइलिंग ने अपने आंसू पोंछे। उसकी भावुकता का कारण ये था कि लियू गू और लिन चेन दोनों ने एक जैसे ही आश्वस्त करने वाले शब्द कहे थे, जिससे उसे सुकून मिला। उनका जीवन हमेशा बीमारी के खिलाफ संघर्ष में बीता था और बहुत कम लोग थे जिनसे वे जुड़ पाती थीं। फिर भी बाइलिंग बहुत समझदार थी और जानती थी कि लियू गू और लिन चेन उसके साथ सच्चा व्यवहार करते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा, गुरुजी, मैं केवल 1 वर्ष के लिए जाऊंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। ... रात घिसती गई। लिन चेन सो गया, झोंगनान सो गया, बाइलिंग सो गया और लियू गू भी सो गया। लेकिन व्हाइट एम्परर सिटी के खंडहर हो चुके हिस्से में ये चमकदार रोशनी से जगमगा रहा था और टायलर सोने नहीं गया था, बल्कि वह यहां आ गया था क्योंकि उसे अभी अभी गुअन से समाचार मिला था। सुबह होते ही राष्ट्रीय उपदेशक झोंगनान व्यक्तिगत रूप से छात्रों से मिलने उनके निवास पर जाएंगे। गुअन के अनुसार उनका मानना है कि यह एक अच्छा अवसर है। टायलर इस समय किसी को कार्य पर लगा सकता है। टायलर सहमत हो गया। उसने पहले झोंगनान की सुरक्षा स्थिति की जांच की थी और जानता था कि जिस होटल में झोंगनान रहता था वह सेलेस्टियल शैडो गार्ड से घिरा हुआ था, जिससे वहां कदम रखना बेहद मुश्किल हो गया था। मूल योजना अंतिम पुरस्कार समारोह में झोंगनान के खिलाफ कार्रवाई करने की थी। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं। झोंगनान का अप्रत्याशित रूप से छात्रों से मिलने के लिए जल्दी शराबखाने से निकल जाना उनके लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है। क्योंकि लिन चेन और अन्य लोग जिस स्थान पर रहते हैं वह शहर के मुख्य क्षेत्र से बहुत दूर है, जिससे वहां पहुंचना शराबखाने की तुलना में 100 गुना आसान है। उद्धरण चिन्ह ... क्या सब समझ गए? जब टायलर ने इन हत्यारों को योजना समझाई तो उन सब में थोड़ी घबराहट दिखी। उन्हें एहसास हुआ कि वे कैंगलिंग प्राचीन देश के राष्ट्रीय उपदेशक के खिलाफ कदम उठाने जा रहे थे। जोखिम स्वयं स्पष्ट था। ये स्पष्ट है कि कल कुछ लोग वापस नहीं आएंगे। टायलर ने लेवल -80 बीस्टमास्टर की ओर मुड़कर कहा, कल आप टीम का नेतृत्व करेंगे, आपके पास केवल 5 मिनट हैं, समझे? हत्यारे ने सिर हिलाया। इस समय टायलर ने एक तस्वीर निकाली और कहा, कल वह भी उनमें से एक होगा। अगर अराजकता के दौरान कोई उसे या उसके स्पिरिट बीस्ट को देखता है तो उसे मार दे या घायल कर दे और आपको अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। सबने देखा कि यह एक आदमी, एक बैल और एक लोमड़ी की तस्वीर थी। सचमुच ये लिन चेन, जियाओबाई और जियाओहोन की तस्वीर थी। कारण था, लिन चेन की स्पिरिट बीस्ट क्षमताओं को जानकर टायलर असहज महसूस करने लगा। दैवीय और आसुरी शक्ति का हृदय दहनकारी अग्नि नियंत्रण के साथ संयोजन फाइनल का परिणाम बदल सकता है। इस बार बीस्ट फाइटिंग कॉन्फ्रेंस में आकर टायलर चैंपियनशिप जीतने के लिए दृढ़ था, इसलिए वह फाइनल में कोई आश्चर्य नहीं चाहता था। सबसे अच्छा समाधान इन चरों को समाप्त करना था। ... अगले दिन लिन चेन देर तक सोता रहा और जागने पर जियाओबाई और जियाओहोन पहले ही साधना शुरू कर चुके थे। कल पूरे दिन वे थके हुए थे, रात भर सोए रहे और सुबह तरोताजा होकर उठे। जियाओबाई के बाहरी जख्म लगभग भर चुके थे। नाश्ते के बाद झांग सुकिंग लिन चेन को मिलने के स्थान के बारे में बताने के लिए आए। तुरंत लिन चेन ने कपड़े पहने और झांग सुकिंग के पीछे चल दिया। स्पष्टतः झांग सुकिंग थोड़ी उत्साहित थी। चलते समय उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक बातचीत की। मैंने सुना है कि राष्ट्रीय उपदेशक झोंगनान बहुत गंभीर हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। लिन चेन को एक पल के लिए याद आया, लेकिन वह झोंगनान के व्यक्तित्व के बारे में निश्चित नहीं हो सका। संपर्क टॉस।